हेलो दोस्तों आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें क्या है, जो सिविल सर्विस का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उससे रिलेटेड जो भी मैं कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या बुक्स में कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू एडिशन हो सकता है उन टॉपिक से रिलेटेड वो मैं इन वीडियो के माध्यम से पोस्ट पोस्ट करने जा रहा हूँ। और आज का जो मैंने जो टॉपिक लिया है वो है भारत में स्टार्टअप्स। तो जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स की जो क्षमता है, वाणिज्यिक क्षमता, उनको देखकर इनको जो एक नाम दिया जाता है वह उभरते बाज़ारों के पोस्टर चाइल्ड। जो पोस्टर नहीं होता, किसी फिल्म का पोस्टर देखा होगा उसमें जो स्टार बना होता है, तो इन स्टार्टअप्स को उभरते बाज़ारों के पोस्टर चाइल्ड के रूप में संज्ञा दी जाती है। अगर भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो एक रिपोर्ट है, इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2021। ये एक रिपोर्ट आई थी। इसने बताया था कि 2012 से लेकर अब तक भारत में करीबन 17% की दर से 17% पर ईयर की दर से स्टार्टअप खुल रहे हैं। वर्तमान में करीब इनकी संख्या जो है करीब 1,12,000 स्टार्टअप्स की भारत में कभी संख्या है। इनमें से भी 35 स्टार्टअप जो हैं वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? जिन स्टार्टअप्स की जो वैल्यू है वो $1 बिलियन से अधिक होती है, वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाते हैं। और दुनिया जो वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स का अगर देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या यूएस में है, उसके बाद चाइना में, तीसरे नंबर पर अपना देश भारत आता है जिसमें सर्वाधिक स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। दूसरा एक ये प्लेटफॉर्म है प्रारंभ। ये प्रारंभ प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये स्टार्टअप्स में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। तीसरा है निधि। निधि क्या है? नवाचारों के विकास और दोहन के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो अगले 5 सालों में इनक्यूबेटर और स्टार्टअप की संख्या को दुगनी करना। अब लगा सकते हो, अभी 1 लाख के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं, अगले 5 साल में सरकार का जो लक्ष्य है इनकी संख्या को दुगनी करना। आगे देख लेते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ चुनौतियाँ। बाकी तो हम मोटा मोटी तो जानते हैं, जैसे फ़ंड की कमी, इनके पास निवेश जल्दी नहीं मिल पाता है। इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं उनमें कुछ नवाचार, तकनीकी संबंध, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है वो भी गैप्स हैं काफ़ी। ठीक। तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या देखी जा रही है, जो इंडिया में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं ना, वो क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हैं। हर क्षेत्र में नहीं है, डाइवर्सिफाई इनका एरिया नहीं है, कुछ क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। जैसे देखा जाए, भारत की जो 70% आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड स्टार्टअप्स की अभी बहुत कमी है इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है। दूसरा है स्पेस इकॉनमी। स्पेस इकॉनमी की अभी जो वैल्यू है ग्लोबल लेवल पे वो $400 बिलियन की है, जिसमें भारत का शेयर कितना है? मात्र 2%। तो ये एक दो बहुत बहुत बड़े क्षेत्र हैं जिसमें भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। ठीक। वे फॉर्मेट में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में जैसे जानते हैं, भारत जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की लाभ की स्थिति में है। ठीक। अगर इस जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसंख्या जो है हमारी, जो वर्किंग पॉपुलेशन के, इसका अगर लाभ लेना है तो हमें अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स खोलने के लिए बढ़ावा देना होगा। जैसे सेमीकंडक्टर, इस क्षेत्र में भारत में अभी तक कोई भी स्टार्टअप्स नहीं है। स्पेस के क्षेत्र में भी बहुत कम है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बहुत कम अभी स्टार्टअप्स आए हैं। मशीन लर्निंग, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें भी अभी देखा जाए तो स्टार्टअप्स बहुत गिने चुने हैं। दूसरा, भारत में मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया जैसे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको अगर बढ़ावा देना है तो हमें स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ठीक। तीसरी, अगर स्टार्टअप्स के विषय में हम अब कोई कमी देखी जाती है हमारे इंडिया में, तो वो क्या है कि हमारे समाज में इसकी अभी स्वीकार्यता नहीं। समाज में स्वीकार्यता का मतलब, अभी इसको एक बिज़नेस की तरफ, एक एक कहते हैं ना, ऑक्यूपेशन है ना, रोज़गार की तरह नहीं देखा जा रहा है। बस एक ये फैंसी वर्ड टाइप का की तरह देखा जाता है कि हाँ स्टार्टअप खोल लिया, तो लोग इसको सिर्फ एक फैंसी वर्ड टाइप तक ही सीमित समझते हैं। अगर जैसे जैसे समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी,
इसका क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा। ठीक है, तो समाज में इसकी स्वीकार्यता भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगला टॉपिक है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? स्वस्थ शारीरिक व मानसिक विकास के लिए भोजन में कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज और पोषक तत्व। जब ये पर्याप्त मात्रा में किसी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं तो वो कुपोषित हो जाता है। ठीक, एक चीज़ और है इसमें, अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय अपने खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करता है, विटामिन्स, खनिज या अन्य पोषक तत्वों का उपयोग नहीं करता है, तो उसमें भी क्या होता है? कुपोषण या अल्प पोषण की स्थिति देखी जाती है। अभी कार्बोहाइड्रेट में जैसे क्या आता है ना, खाद्यान्न जितने भी आते हैं उनसे हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जबकि विटामिन्स, खनिज और अन्य पोषक तत्व हमें कार्बोहाइड्रेट वाले यानी खाद्यान्न यानी गेहूँ चावल से हमें प्राप्त नहीं होता है। तो कह सकते हैं केवल कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन्स, खनिज और जो अन्य पोषक तत्व हैं, अगर ये नहीं मिलते हैं पर्याप्त मात्रा, तो भी कुपोषण का शिकार होता है। साथ ही अगर भोजन में सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर रहे हैं तो भी मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की या अल्पोषण की स्थिति हो सकती है। इसलिए अगर देखा जाए कुपोषण के 3 आयाम होते हैं। एक तो कैलोरी की कमी, दूसरा प्रोटीन हंगर मतलब खाने में पर्याप्त प्रोटीन की मात्रा की कमी, तीसरा है पोषक तत्वों की कमी। भारत में अगर कुपोषण की स्थिति के कारण अगर जाने तो क्या है? सबसे बड़ा कारण है गरीबी। 2000 के जो डेटा थे सेंसस के, उसमें बताया गया था कि 29% मतलब 21.9% जो हैं भारत में कुपोषित लोग हैं। ठीक, अब तो हो सकता है बढ़ गया हूँ कुछ। साथ ही जो कोविड आया था, कोविड के बाद लोगों की परचेसिंग पावर, लोगों का काम छूट गया, नौकरी छूट गई, तो उनकी परचेसिंग पावर भी कम हो गई, तो बहुत बड़ी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक समय का भोजन ही प्राप्त हो पाता है, यानी 19 करोड़ लोग रात को खाली पेट सोते हैं। दूसरा देखा जाए, भारत में पोषक तत्वों की भोजन, जो भारतीय भोजन है उसमें पोषक तत्व की काफ़ी कमी रहती है। क्यों? क्योंकि हम जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसमें जो मुख्यतः ध्यान दिया गया था वीट प्रोडक्शन पे दिया गया था और दूसरे राइस प्रोडक्शन पे। उसके बाद से लोगों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था यानी जो भोजन था वो गेहूँ आधारित या चावल ही आधारित बन गया, और ये दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। इनमें ना तो प्रोटीन होता है ना कोई मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो जो भारत का जो फूड पैटर्न है वो एक अलग प्रकार की भुखमरी को जन्म देता है या कुपोषण को जन्म देता है, जिसको हिडन हंगर बोला जाता है, यानी प्रचंड भूख। ठीक है, हालांकि जो श्री अन्न है, जैसे ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, गेहूँ हो गई, अगर मक्का हो गई, इनको मिक्स करके खाते हैं तो हमें वो सारी कुपोषण की जो भोजन में कमी है खनिज पदार्थ या विटामिन्स की, वो इनसे पूरी की जा सकती है। लेकिन अभी भारतीय जो अधिकतर है वो भोज्य पदार्थ में अपने क्या खाते हैं? अनाज का सेवन या चावल का सेवन करते हैं। तीसरा है इसका, देखो कुपोषण का कारण है वो गरीबी का दुष्चक्र। अब ये गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? भारत की मान लो गरीब हैं, अगर जब गरीब होंगे तो उनकी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर, वो भी कम होगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो खाने के लिए जो भोजन है उसकी भी मात्रा उनके पास कम होगी। जो फूड डाइवर्सिफाई है, यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ खनिज, प्रोटीन, इसकी मात्रा की भी कमी होगी। जब जो फूड बास्केट है या भोजन की कमी होगी तो उनका शारीरिक मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाएगा, और जब शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा तो उनकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी काफ़ी कम रहेगी। और जब कम प्रोडक्टिविटी होगी तो उनकी जो इनकम है, जो आय है, वो भी कम रहेगी, और कम आय गरीबी का कारण बनती है। तो ऐसे ही भारत में गरीबी का जो दुष्चक्र है वो ऐसे ही चलता रहता है। ठीक, आगे देखते हैं, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हैं। जैसे घरों में देखा जाता है, भारतीय घरों में जो भारत में महिलाएं हैं, खास करके जो मदर हैं, सिस्टर हैं, वो सबसे लास्ट में खाना खाती हैं। पूरे परिवार को खाना खिला देंगी, उसके बाद में खाना खाएंगी। ठीक,
तो जो कुछ बच जाता है खाने में वही वो खाती हैं। ठीक है, तो ये एक महिलाओं में बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का। दूसरा, जो लड़के की चाहत है, जो भारतीय परिवारों में लड़के की चाहत देखी जाती है, उससे बार बार वो चाहत बार बार गर्भाधारण को प्रेरित करती है, जिससे बड़े स्तर पर महिलाएं कुपोषण का शिकार होती हैं। अब देखते हैं प्रयास क्या किए जा रहे हैं। तो भारत ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य, इसको अपना रखा है। इसका जो पहला और दूसरा गोल है वो गरीबी और भुखमरी से मुक्ति की बात करता है। इसी की दिशा में, इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत में इस टाइम जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, इसी लक्ष्य की दिशा में, प्राप्ति की दिशा में किए जा रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये क्या कहता है कि 2022 तक हर तरह की जो भुखमरी है ना, या कुपोषण है, उसको ख़त्म करना भारत से। दूसरा, अनीमिया मुक्त भारत अभियान। ठीक। तीसरा, मिड डे मील, सभी जानते हैं। चौथा, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, जिसे हम ICDS भी बोलते हैं। ये एक सार्वभौमिक और कार्यक्रम है जिसमें 6 साल तक के बच्चों, साथ ही उनकी जो छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाने वाली जो उनकी मदर हैं, उनके पोषण का इसमें ध्यान रखा गया है। ठीक। वे फॉर्मेट में अगर बात करें तो पोषण संबंधी जागरूकता, जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें खाने में क्या क्या खाना चाहिए। हमारी जो फूड बास्केट है उसमें कौन कौन से आइटम शामिल होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन, है ना, या मिनरल्स। तो इसके लिए हम जो श्री अन्न है, जैसे ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, मक्का हो गई, इनको खाने में यूज़ कर सकते हैं। दलहन हो गया, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। भारत में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुपोषण का सही समय में पता नहीं लग पाता। लोगों को पता ही नहीं चल पाता हम कुपोषित हैं। उनको लगता है कि हम खाना तो खा रहे हैं, ठीक से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुपोषित है। साथ ही आपने देखा जा रहा है भारत में जो फास्ट फूड का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो फास्ट फूड कोई भूख को थोड़ी ना ख़त्म करती है आपकी, भूख को तो भूख तो मिटा सकती है, लेकिन जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उसको ये पूरा नहीं करते हैं फास्ट फूड। इस कारण देखा गया है कि बहुत तेज़ी से भारत में मोटापा, ओबेसिटी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो कुपोषण का समय रहते पता लगाना है। साथ ही जो खाना हम खाते हैं वो कैसा खाना खाते हैं, इस संबंध में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एक व्यापक पोषण दृष्टिकोण अपनाने की बहुत ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, संतुलित आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और लैंगिक न्याय जैसे कार्यक्रम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम, ये एक व्यापक पोषण दृष्टिकोण है। इसे अपनाकर हम भारत में बहुत तेज़ी से कुपोषण को कम कर सकते हैं। चौथा है कृषि पोषण गलियारा। ये क्या है? ये कहता है कृषकों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि वो सिर्फ खाद्यान्न की फसलें ना उगाएं, खाद्यान्न के साथ साथ दलहन की, मोटे अनाज की, फल वगैरह का भी उत्पादन करें। इससे एक तो क्या होगा, कृषकों की आय भी बढ़ेगी। दूसरे, जो दलहन है या मोटा अनाज है, ये इनको उपजाने के लिए बहुत कम इनपुट्स की ज़रूरत होती है, जैसे खाद, पानी, कीटनाशक, इनमें कंपैरेटिवली कम लगते हैं। इससे क्या होगा, जो किसानों का जो इनपुट की जो लागत है वो कम आएगी। जब इनपुट की लागत कम आएगी तो किसानों की ऑटोमेटिकली बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी, इससे किसानों की समृद्धि आएगी। ठीक है, तो इसमें ये किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो केवल खाद्यान्न की फसलों का ही उत्पादन न करें, बल्कि दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, फल इत्यादि का भी उत्पादन करें। और लास्ट जो सबसे बड़ी बात है वो सार्वभौमिक पहुंच की बात है, जो भारत में हर व्यक्ति तक पोषण युक्त भोजन उसको पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनको एक सस्ती दर और पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ की उपलब्धता हो, जिसमें गेहूँ के साथ साथ राइस, है ना, दलहन, ये सारी चीज़ें भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।